औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह आप सब बखैर आफियत होंगे। और हम लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हमने 2-3 लेक्चर्स डिलीवर किए थे। और ये सब जो आप देख पा रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार को आप सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियोस आपको एक लिंक मिलती रहेगी, ठीक है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स आप लोगों ने बड़े अच्छे से ध्यान से देखे होंगे, उनको कॉपी पे नोट भी किया होगा। और आज हम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को आगे ले चलेंगे और हम जो नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं आज वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। चलिए, डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी मैटर हमारे मेरे हाथ में अभी चौक है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये सब जो है मैटर है। और ये मैटर का इसका भी डुअल नेचर है, यानी चाक को भी हम एज अ वेव की तरह एज्यूम कर सकते हैं। क्या कंडीशन है वो हम आगे धीरे धीरे इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। सो मैटर हैज़ ए डुअल नेचर। ये जो मैंने डुअल नेचर ऑफ मैटर, दैट मीन्स मैटर जो है, मैटर के पास भी लाइट की तरह डुअल नेचर है। यानी मैटर कैन बी एज अ पार्टिकल, तो ये है ही, और साथ साथ में हम इसको एज अ वेव भी मान सकते हैं। एज अ वेव भी ये हम इसको एज अ वेव मान के भी बहुत सारे कंसेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्या पढ़ना है हमें, एक तो डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसमें हमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस भी आप इसको बोल सकते हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मैटर एक वेव है, मैटर एक वेव है, इसी की चर्चा हम आज करेंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बिफोर इस टॉपिक से पहले हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें क्या बताया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने यह प्रूव कर दिया कि लाइट के पास, यानी लाइट जो रेडिएशन है, रेडिएशन के पास कौन सा नेचर है? रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर है। तो वो हमें किस वाले कंसेप्ट ने बताया? वो हमें बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो मतलब फोटॉन डाल दो एक मेटल सरफेस पे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उसने हमें यह बताया कि जो हमारे पास लाइट है, रेडिएशन है, उस रेडिएशन के पास बच्चों वेव नेचर, साथ में रेडिएशन के पास कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो हमने डिस्कस किया किसमें पहले बच्चों? वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूव कर दिया कि कैसे हम इसको कर सकते हैं यूज एज अ पार्टिकल नेचर रेडिएशन को, राइट। तो ये तो 1905 की बात है। लाइट को एक वेव हम मानते थे और लाइट को ही हम एज अ पार्टिकल मानते थे। और अगर आपको याद होगा, अगर हम लाइट को एज अ वेव मानेंगे, लाइट को अगर हम एज अ वेव मानेंगे तो लाइट का जो वेव का नेचर है, तो इस कंसेप्ट को, लाइट एज अ वेव को किस फिनोमिना को सपोर्ट, किस फिनोमिना ने इसको सपोर्ट किया था? कौन से फिनोमिना हमने इससे डिस्कस किए थे? वो फिनोमिना हमने डिस्कस किए थे इंटरफेरेंस। तो वेव अगर हम मानेंगे तो हमने इंटरफेरेंस इससे प्रूव कर दिया। इंटरफेरेंस को बड़े अच्छे से डिस्कस किया, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ब्राइट डार्क स्पॉट्स। और साथ साथ में इंटरफेरेंस के बाद हमने दूसरा डिफ्रैक्शन और फिर पोलराइजेशन, ऐसे कंसेप्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया लाइट को एज अ वेव मान के।
ठीक है। और इसी तरह से लाइट को अगर हम एज अ पार्टिकल, जो हमने माना था लास्ट टाइम, लाइट को जब हमने बच्चों पार्टिकल माना था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को पार्टिकल माना था, तो क्या डिस्कस किया था, कौन सा फिनोमिना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बहुत सारे फिनोमिना है, क्रॉम्पटन इफेक्ट है, ठीक है, और साथ साथ में ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी है जो हमने यहां पर डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं बता रहा हूं लाइट का ड्यूअल नेचर, पहले वेव, उससे हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और लाइट को जब पार्टिकल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों नेचर्स को, इसमें लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर भी डिस्कस हुआ, ठीक है। तो अगर वेव का दो नेचर, वेव के दो नेचर हैं, अगर वेव का यहां से हमने ड्यूअल नेचर इसका माना, ड्यूअल नेचर को डिस्कस किया, तो नेचर एक सिमिट्री चाहती है, नेचर में एक सिमिट्री है। डी ब्रॉग्ली ने यही चीज बताया कि अगर वेव का, अगर हम लाइट को, रेडिएशन को, लाइट को हम दूसरा रेडिएशन भी बोल सकते हैं, अगर हम रेडिएशन का दोनों नेचर मानते हैं, डिस्कस के दोनों नेचर प्रूव हो गए, पार्टिकल भी और रेडिएशन, पार्टिकल भी और वेव भी, और इसी तरह से अगर नेचर सिमिट्री, नेचर में सिमिट्री होती है, तो ए एज अ सेम तरीके से हम पार्टिकल को भी दोनों नेचर से डिस्कस कर सकते हैं। पार्टिकल नेचर, ये जो मैटर का पार्टिकल नेचर तो है ही, तो उसमें पार्टिकल मान के हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं, और इस तरह से हम इसको, मैटर को एज अ वेव भी डिस्कस कर सकते हैं। ये एज अ वेव भी हमें नेचर में, इसका नेचर वेव का नेचर भी होगा, मैटर को हम एज्यूम वेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब समझने वाली बात है। तो ये जो मैटर है, तो मैटर जो है, मैटर के पास, मैटर पार्टिकल है, और कहीं ना कहीं मैटर एक वेव भी है। और इसी तरह से आज का जो टॉपिक है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और पहले हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो अब हमें आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है, बेसिकली आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है डी ब्रॉगी हाइपोथेसिस। तो बाकी ये चीजें तो हमने पहले आपको बताई हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगी हाइपोथेसिस को। तो इसको, हाइपोथेसिस के बारे में पहले मैं आपको बताऊं कि हाइपोथेसिस क्या है। तो ये डी ब्रॉगी जो है, ये एक डॉक्टरेट कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, तो उसने एक रिसर्च किया था, एक थीसिस बनाई थी, और उसमें इसने ये माना कि डी ब्रॉगी हाइपोथेसिस में कि मैटर के पास, पार्टिकल के पास, मैटर के पास वेव नेचर भी होता है, और ये इसने हाइपोथेसिस बनाई, और इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, बस ऐसे ही सोचा, नो एक्सपेरिमेंट और नो प्रूफ, अभी तक कोई प्रूफ नहीं था, बस पहले इसने एक हाइपोथेसिस बनाई, इसने एक रिसर्च लिखा, और उस रिसर्च में ये चीज इसने बनाई कि जो हमारे पास जो मैटर होता है, जो मैटर है, मैटर को हम एज अ वेव भी मान सकते हैं, और ये बिहेव करेगा एज अ वेव, मैटर एज अ वेव बिहेव करेगा, और इसका कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए हाइपोथेसिस है। इसने क्या बोला, इसने ये चीज बोली, तो पहले पहले जब इसने ये रिसर्च सबमिट किया, तो कुछ लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो गया, तो उसको सपोर्ट किया वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको सपोर्ट किया कि हाँ चीज ऐसा हो सकता है। तो ये सही बोलता है कि अगर वेव के पास पार्टिकल नेचर है, तो इसका मतलब मैटर के पास वेव नेचर हो सकता है, एज फार द नेचर सिमेट्री इज कंसर्न, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि एवरी मूविंग पार्टिकल, डी ब्रॉगी हाइपोथेसिस को लिखो, स्टेटमेंट देखो, एवरी मूविंग पार्टिकल, every moving particle, every moving particle, every moving particle has
a wave associated with it. Every moving particle has a wave associated with it. Has a wave associated with it. ठीक है, हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। ये इसने बोला, और मैंने फिर से मैं बोल रहा हूं आपको कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी तक नहीं था, और लेटर ऑन इस बात को प्रूव किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, और डेविसन एंड जर्मर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उसने ये प्रूव करके दिया कि बेसिकली मैटर के पास जो है उसका वेव नेचर भी है। वो तो आगे देखेंगे हम, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि डी ब्रॉगली सही बोल रहे हैं। तो क्या बोला डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में? इसने क्या बोला? इसने ये चीज बोली कि जो हमारे पास एवरी मूविंग पार्टिकल, जैसे मेरे पास एक चाक है, अगर मैं इस चाक को ऐसे फेंकूं, एवरी मूविंग पार्टिकल इसके साथ एसोसिएटेड एक वेव है, एसोसिएटेड, इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ये बताया हमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में। ठीक है, हाइपोथेसिस है, प्रपोजेस नो एक्सपेरिमेंट, बिकॉज मैंने पहले बोला नेचर है सिमेट्री। अगर उसके पास है, अगर वेव के पास दोनों नेचर है, तो मैटर के पास भी दोनों नेचर होने चाहिए, तभी हमारी सिमेट्री हो सकती है। राइट? अब ध्यान से देखिए, अब इस तरह से हमारे पास तो एसोसिएटेड विथ इट, इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, हमने वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हमने सुना है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुना है हमने, साउंड वेव सुना है, लेकिन ये किस तरह का वेव है जो एक मैटर के साथ एसोसिएटेड है बच्चों? ये किस तरह का वेव है? और इस वेव का नाम इसने बताया, इसका नाम रखेंगे हम, मैटर के साथ एसोसिएटेड है तो इसका नाम रखेंगे हम मैटर वेव। मैटर के साथ एसोसिएटेड है ये, इसका क्या नाम रखेंगे? मैटर वेव। और बाद में, और इसी बात के लिए इसको एक नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला बाद में, ये चीज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला? इसने बोला कि बेसिकली अगर आपके पास एक मास है, ये एक मास है, इस मास m है, और इस मास m को अगर आप वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ आप इसको कुछ वेलोसिटी दे दोगे, v वेलोसिटी से ये जाएगा, ठीक है, तो इसके पास एक मोमेंटम होगा, दैट मोमेंटम p इज इक्वल टू mv। ये तो हम जानते हैं क्या है, mv। लेकिन जब हम इसको एवरी मूविंग पार्टिकल, जब ये मूव करेगा, जब ये पार्टिकल मूव करेगा, तो इसके साथ तो वेव है, उस वेव, वो किस तरह का वेव है? तो इसने बोला इसके साथ तो मोमेंटम है, लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड वेव लेंथ होगी, इस मैटर के साथ जो एसोसिएटेड वेव होगी, क्योंकि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट, और अगर इसके पास वेव होगी, उस लैम्बडा जो वेव लेंथ है, that is equivalent to h, that is your Planck's constant, divided by momentum. This is given by de Broglie hypothesis. Lambda, and lambda is what? Lambda is wavelength. इस मैटर वेव की, इस wavelength of wave, इस मैटर वेव की जो wavelength है, that is h, and h is nothing but Planck's constant, and p is momentum of the particle. P is momentum of the particle. अब देखिए, एवरी मूविंग पार्टिकल के पास क्या हो सकता है? मोमेंटम, हैज अ वेव एसोसिएटेड विद, और उस वेव का लैम्बडा, वेव लेंथ, लैम्बडा h अपॉन p। देखो इसमें वेव लेंथ भी आ गया और इसमें मोमेंटम आ गया, दोनों आ गए इसमें। ठीक है, दोनों आ गए इसमें, और इस तरह की वेव को मैंने अभी भी बोला, इस तरह की वेव को बोलते हैं मैटर वेव। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। राइट? और इसका क्या नाम रखा गया?
इसका नाम रखा गया मैटर वेव। चलिए नोट करिए इसको, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब ध्यान से देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास कोई मास है, ये हमारे पास कोई मास है, मास m, और ये m मास जो है m, दैट मीन्स दिस m इज इक्वल टू सपोज 100 kg का मास है ये, एंड इसको हमने वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकंड की, इसको हमने वेलोसिटी दी। ठीक है, तो इसके साथ ये जो लेमड़ा होगा, ये जो मास m 100 kg का है और इसको हमने वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी, तो मुझे बताइए इसमें इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हिसाब से कितनी वेवलेंथ बनेगी? दैट इज लैम्डा वेवलेंथ बनेगी, लैम्डा h। h का वैल्यू याद है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद होगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस, शाबाश, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम, मोमेंटम p कितना है मोमेंटम? m इंटू v मोमेंटम, m कितना है? m है 100 kg, वेरी गुड, ये 100 kg इंटू इसकी वेलोसिटी दैट इज 10। तो ये हमारे पास इसकी लैम्डा बनेगी 10/3, ये बनेगा 6.62 इंटू ये 2 और 3 ऊपर जाएंगे तो ये नीचे प्लस और ऊपर यहां माइनस, तो इसको मैं 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर नीचे माइनस 3, तो ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर 37 माइनस 37, 10 टू द पावर माइनस 37। लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब हम छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर एटम की बात करते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू h/p आप लोग याद रखेंगे क्योंकि उसको हम अभी बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करेंगे, क्योंकि बड़े मास के लिए तो वेवलेंथ का डिटेक्ट करना मुश्किल है, अभी मैंने आपको बता दिया। अब हम छोटे वाला इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मास है, तो अब हम एलिमेंट्री पार्टिकल में पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, माइनस 31 kg, बहुत छोटा मास किसका है? ये इलेक्ट्रॉन का मास है। फॉर स्मॉल पार्टिकल्स डी ब्रॉगी हाइपोथेसिस इज वेल वैलिड, तो इनके लिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वैलिड है क्योंकि मास बहुत छोटा है, मास बहुत कम है, और स्पीड ऑलमोस्ट जो इसकी स्पीड होती है वो 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी स्पीड हम लेते हैं। न्यूक्लियस के बारे में जब आपने पढ़ा तब आपने ये चीज देखी होगी, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड। ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे, वो देखेंगे। इसकी स्पीड 10 टू द पावर 6 है, इसका मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg है इसका मास। ठीक है बच्चों, जरा निकाल के दो, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, शाबाश। तो हमारे पास लैम्डा जो है वो लैम्डा h/p होता है, और यही चीज h डिवाइड बाय मास की मोमेंटम के बदले क्या लिखेंगे? mv लिखेंगे। और यहां पर जो h है प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मास है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इसका मास है। और वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है हमें? यह बनेगा 6.626 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 31 माइनस 6,
ये सॉल्व करने के बाद इसका वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट इसका वेवलेंथ बनता है 7.33। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 7.33 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इसको लिख सकते हैं लैम्डा नियर अबाउट 7.33 एंगस्ट्रॉन, 7.33 एंगस्ट्रॉन। ये देखिए आप यहां ध्यान दीजिए, कहां वो वाली वेवलेंथ 10⁻34 में आई थी और ये आ गया खाली 7.33 एंगस्ट्रॉन। तो इस तरह की सिग्निफिकेंट है ये हमारे पास मेजरेबल है, तो इस तरह की वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ? ये तब पॉसिबल हुआ जब हमारा मैसिव बॉडी, जब हमारा ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही छोटा मास है, तब सेट बैठती है डी ब्रोगी हाइपोथेसिस और हम आराम से उस वाली वेवलेंथ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स लेने पड़ते हैं जिनका मास बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस चीज को बाद में प्रूव किया गया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में, इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव नेचर, ठीक है। बाद में इस चीज को डेविसन एंड जर्मर ने इसी पर, और डेविसन एंड जर्मर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्यारे दोस्तों किया इलेक्ट्रॉन के ही ऊपर, और इलेक्ट्रॉन के ही ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि बेसिकली जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर होता है, और ये चीज हमने प्रूव कर दिया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। अब देखिए वेवलेंथ को हम नेक्स्ट जो हमारा केस है, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एक केस लेता हूं मैं, छोटा सा केस है, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और मुझे पता है जो हमारे पास वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, और हमारे पास लैम्डा किसके बराबर है? ये लैम्डा हमारे पास बराबर है h डिवाइड बाई p। ये हमारे पास ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। तो h डिवाइड बाई p, तो हमें काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है बच्चों हाफ mv²। और हमारे पास जो हाफ mv² है, इसको आप नंबर 1 रख लीजिए, हाफ mv²। और मोमेंटम जो p होता है वो होता है m इंटू v, और अगर हम यहां से v का पता करेंगे तो ये बनेगा p डिवाइड बाई m। सो v किसके बराबर है? v p डिवाइड बाई m। और इसको सेकंड रखिए, पुट 2 in 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शाबाश, पुट 2 in 1 तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, अब इसको k लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² के बदले p² बाय m²। तो जब हम इसको इसके साथ काटेंगे तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाई 2m, और p² किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी 2 काइनेटिक एनर्जी m, p² 2m, p² इधर लाया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और इसका यह मतलब हुआ कि जो हमारा p निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी मास m। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। सो इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम p एंड काइनेटिक एनर्जी। p इज इक्वल टू अंडर रूट 2km, ठीक है, क्लियर। और एक रिलेशन हमारे पास क्या थी? एक रिलेशन हमारे पास था लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p, और इसी लैम्डा को h डिवाइड बाई p, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, h
h को ऐसे रखिए और p के बदले अंडर रूट ट्वाइस के m, इस तरह का हमारे पास ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ठीक है, नोट करिए आराम से। चलिए, ये हमारे पास था वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करिए फिर से, जो लैम्डा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, जिसका मास बहुत ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। जो मैंने पहला केस आपको समझाया था, जिसका मास बहुत ज्यादा है, जब हमने 100 kg का मास, उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी आ गई कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी आ गई कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन अगर मास बहुत कम होगा तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो यहां से इस बात का प्रूव हुआ, जब हमने इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किया, इलेक्ट्रॉन को लिया मैसिव बॉडी छोटी सी जिसका मास बहुत छोटा है, तो अब हमें ऐसी वेवलेंथ बच्चों मिली जिसको डिटेक्ट करना हमारे लिए आसान हो गया, जिसको हमने डिटेक्ट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है इसी तरह से हम लेंगे वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, चलिए हेडिंग बनाइए, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। Wavelength in terms of accelerating potential। वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और इसके लिए ये कब पॉसिबल है, जब आप एक चार्जेड पार्टिकल लेंगे। चार्जेड पार्टिकल बोले तो बॉडी ऑफ मास m, नो, आपको चार्जेड पार्टिकल लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, व्हाटएवर, इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, चार्जेड पार्टिकल। सपोज ये हमारे पास दो प्लेट हैं, एक प्लेट का चार्ज है 0 और दूसरे का पोटेंशियल है v, और हमने एक चार्जेड पार्टिकल है और चार्जेड पार्टिकल के पास चार्ज q है, और उस q को हमने ऐसे चलाना है। ठीक है, और इस q को यहां v वेलोसिटी से अगर जाना है, अगर इस q को v वेलोसिटी से जाना है यहां से लेकर यहां तक, तो एक वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, वर्क जो लगेगा वो लगेगा q इंटू डेल्टा वी, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा है q इंटू डेल्टा वी, या qv, यहां पोटेंशियल v है तो ये qv हो गया। ठीक है, और यही वर्क डन यहां से यहां जाएगा तो एक काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा ना, एक काइनेटिक एनर्जी इसके साथ होगी। दिस वर्क डन कैसे किया, ये वर्क ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क डन, ये वर्क कब हुआ, एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम वर्क डन की जगह क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी बच्चों बराबर होगा QV, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा QV, और V के बदले H हमारे पास है। तो हमारे पास जो अभी लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा हमारे पास H डिवाइड बाई P है, और ये H डिवाइड बाई P के बदले mv लिखेंगे। ठीक है, और mv की जगह ये V का जो होगा काइनेटिक एनर्जी, जो हमारे पास V होगा H डिवाइड बाई 2m kV है,